everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 25th September 2024 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we move ahead, let's see the comment section. जो मेरे पिछले वीडियो के comment section है जहां पे मैं आंसर्स क्वेश्चंस आपको पूछती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से आपने आंसर किया है. Let me now discuss the questions here. So firstly, many of you all have answered it correctly. Harleen, Ramjash, Ria, okay, Star, Kanishk, Aditi, very good, bravo. Let's see what the questions were now. Prime Minister of Sri Lanka, however, अभी ये नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है, तो इसका आंसर हम अभी क्लास में डिस्कस करेंगे. बट यस, द 44th चेस ओलंपियाड जो है ये चेन्नई में हुआ, यानी पिछला. इस बार का 45th था जो था बुडापेस्ट में, राइट, हंगेरी. सो रिमेंबर, ये था अभी का, पिछले साल इंडिया में हुआ. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड वी नो दैट इंडिया हैज वन इन द ओपन एंड द वुमेन सेक्शन इन द बुडापेस्ट चेस ओलंपियाड. इसके बाद मैंने सेमीकंडक्टर प्लांट्स के बारे में पूछा था, बिकॉज इंडिया और यूएस यहां पे एक पैक्ट कर रहा है फॉर सेमीकंडक्टर फॉर द नेशनल सिक्योरिटी पर्पस, और जिसका नाम वो शक्ति दिया है उस प्रोजेक्ट को, राइट. बट इंडिया में कौन से सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं? सो हियर वी सॉ इट इज 2 are in गुजरात, ओके, एंड 1 is in आसाम. तो सनद में ही 2 है इनफैक्ट जो गुजरात में है. देन देयर इज डोलेरा, ये भी गुजरात में है, एंड वी हैव मोरीगांव जो है आसाम में. तो आपको ये गांव के नाम भी याद रखने हैं, द प्लेसेस के नाम भी याद रखने हैं. Apart from that, I asked you about cervical cancer, right? We saw Quad ने एक initiative किया है, Quad moonshot, cancer moonshot, cervical cancer के बारे में है, right? So यहाँ पे इंडिया ने cervical cancer के लिए भी वैक्सीन लेके आया, सर्वावैक by Serum Institute of India. एंड हमने देखा है कि सर्वाइकल कैंसर कौन से वायरस के थ्रू, इन्फेक्शन के थ्रू होता है? HPV, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. तो इसका आंसर इट्स गिवन बाय मेनी ऑफ यू. यस, HPV इज करेक्ट. नेक्स्ट वन, मैत्री जो स्कीम है, ये भी प्रोग्राम है विद योर क्वाड. बट और एक मैत्री हमने देखा है, मैत्री इज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड. तो ये एक एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड. जैसे मैत्री क्वाड के बीच में है, अगले साल इंडिया में होगा 2025 में. मैत्री इज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, राइट. एंड these are the questions that I had asked in the previous video. Now I also have some more questions for me, so now I'm going to discuss the questions. तो यहाँ पे firstly billionaire, yes, okay, keep answering, okay, then I will ensure कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है जो क्लियर नहीं हुए हैं वो भी मैं क्लियर करूंगी, जैसे पिछले वीडियो में मैंने इसका डाउट क्लियर किया था. सो अभी क्वेश्चंस आए हैं, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस क्या है एंड न्यू लेबर कोड के बारे में. सो लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्टली, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ये आरबीआई ने लॉन्च अभी तक नहीं किया है, आरबीआई लॉन्च करेगा, ठीक है. जैसे यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो पेमेंट सिस्टम को बढ़ाता है, वैसे ही वी हैव यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस. सो यहां पे हम देखते हैं लेंडिंग यानी लोन देने में यहाँ पे आसानी होगी. इट्स गोइंग टू बी फ्रिक्शनलेस, इट्स गोइंग टू बी स्मूथ. सो जो स्मॉल लोन्स लेते हैं उनके लिए काफी आसानी से होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक डेयरी फार्मर हो, तो डेयरी फार्मर को लोन चाहिए, तो जो लेंडर है दे आर गोइंग टू गेट देयर डेटा फ्रॉम द मिल्क कोऑपरेटिव्स. तो मिल्क कोऑपरेटिव से उनको डेटा मिलेगा कि कितना उनका कैश फ्लो होता है, कितना उनके पास लैंड रिकॉर्ड्स है, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसे हैं, पिछले लोन्स उन्होंने कितने लिए हैं, ये पूरा डेटा लेंडर के पास जाएगा. तो लेंडर विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गिव देम अ लोन देन, राइट. सो दैट इज हाउ विद इन मिनट्स the dairy farmer can now receive a loan. Automated decision making यहाँ पे आएगा. So that is called as the unified lending interface, जो RBI is going to soon launch. Next we have new labor code. Now यहाँ पे 4 codes हैं. That is the labor code on wages, labor code on industrial relations, labor code on social security, and the labor code on occupational health. Okay, and working conditions and so. वेजेस का कोड 2019 में आया था, 2019 में आया था, और ये 2020 में आया है. ओके, अभी तक इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन तो नहीं हुआ है, बट दिस वाज जस्ट पास्ड. नाउ ये जो 4 कोड्स हैं
जो हमारे पूरे लॉज हैं लेबर से रिलेटेड 29 लॉज को रिप्लेस करेगा सिर्फ ये 4 लॉ कोड्स, ठीक है। सो वेजेस यानी कि उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, राइट। सो दैट इज व्हाट द वेजेस कोड सेज। जो भी वेजेस के अंडर एक्ट्स है उसको सब्ज्यूम किया है वेजेस के अंदर, कोड ऑफ वेजेस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, राइट। सो वी हैव कि जैसे गिग वर्कर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पे व्हाट आर द द सर्विस कंडीशंस दैट वी आर गिविंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में यहाँ पे कवर होता है। सोशल सिक्योरिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम इसमें साइन करते हैं, व्हाट इज द एस्पेक्ट्स दैट आर कवर्ड विद रिगार्ड टू गिविंग देम प्रोटेक्शन, राइट, दैट इज कवर्ड। एंड ऑफ कोर्स उनके हेल्थ से रिलेटेड, उनके कंडीशन से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, इट्स कवर्ड इन द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। सो दीज आर द 4 codes that are subsumed, mainly taking the 29 codes, 29 laws को हमने मिला के 4 यहाँ पे कोड्स किए हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे बहुत स्लो हो रहा है। सो रिसेंटली यू विल फाइंड दैट गवर्नमेंट इज टेलिंग कि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू करते हैं। सो दिस इज विद रिगार्ड टू द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ लेट अस सी सम other important aspects, that is firstly let's see the first article। तो मैंने यहाँ पे पिछले वीडियो में पूछा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे चुन के आए हैं हरिनी अमारासूर्या। इनफैक्ट हरिनी अमारासूर्या, शी स्टडीड इन द हिंदू कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से पढ़ के हैं, सो वी आर प्राउड ऑफ इट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी सी दैट रिसेंटली प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट हुआ था, रिसेंटली न्यू प्रेसिडेंट जो है अनुराग कुमार दिसनायका, जिसको AKD कहते हैं, अनुराग कुमार दिसनायका। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हरिनी अमारासूर्या, yes, she is a member of parliament, MP रही है and even a professor रही है। So yes, she's going to be the 3rd woman prime minister of the island nation of Sri Lanka. So ये आपको एक फैक्ट या ऑनलाइनर याद रखना है। हरिनी अमारासूर्या, she is the prime minister of Sri Lanka and Dissanayaka is the president. Recent elections of our neighboring countries. Let's understand the next article. Next article है United Nations से related. Now यहाँ पे India is very happy because एक document आया है with regard to UNSC reforms. So कौन सा है name of the document? The name of the document is Pact of the Future. ठीक है, Pact of the Future. So world leaders ने sign किया है to bring about reforms in the UNSC. So let's understand everything about the UNSC. UNSC जो है, it is one of the organs of the United Nations. So कितने organs हैं? So we have United Nations के organs लिखते हैं। One is UNSC, United Nations Security Council, United Nations General Assembly, United Nations Secretariat, फिर आता है ECOSOC, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल के you can say the operations are suspended in 1994. इसका ज्यादा काम नहीं है, but on paper it is still there, trusteeship council, although काम ज्यादा इसका है नहीं। And finally ICJ, International Court of Justice। तो ये है सभी ऑर्गन्स UN के, UN चार्टर से आए थे 1945 में। Alright, now UNSC इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बिकॉज ये जो है इसके पास पावर्स काफी ज्यादा है। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट UNSC। UNSC में 15 मेंबर्स होते हैं, ओके 15 मेंबर्स होते हैं। इस 15 मेंबर्स में 5 जो है ये परमानेंट होते हैं एंड बाकी के 10 होते हैं नॉन परमानेंट, ओके। सो 5 मेंबर्स जो है ये कौन है? USA, UK, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। इनके पास एक स्पेशल पावर होता है जिस इज कॉल्ड एज वीटो। सो अगर कोई वोटिंग करते हैं, अगर एक भी लोगों ने, एक भी कंट्री ने यहाँ पे इसके अगेंस्ट वोट किया, ओके, वीटो यूज किया, देन वो पास नहीं होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट पावर, वीटो पावर इन 5 कंट्रीज के पास है। अगर हम नॉन परमानेंट की बात करें, 10 नॉन परमानेंट है,
तो ये 10 मेंबर जो है 2 साल टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं. सो इंडिया भी रहा है नॉन परमानेंट मेंबर. अभी हमारा पड़ोसी देश यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर है, यानी पाकिस्तान. सो ऐसे 2 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है. सो अगर कोई वोट पास करना हो तो यहाँ पे आपको 9 वोट्स की आवश्यकता है. यू नीड 9 वोट्स. सो in this 9 votes, it is a must that you get 5 votes coming from them. ठीक है, तो 5 यहां से आनी चाहिए. Even though you get, you imagine you get 5 votes or 6 votes or 10 votes, doesn't matter. This has to give you 5 votes. So total to pass a resolution आपको 9 votes चाहिए and 5 of them have to come from the permanent members. तो ये था with regard to the UNSC. Now problem क्या है, ये 5 countries बहुत powerful होंगी. They can pass any resolution, they can stop anything. तो यहाँ पे बहुत सारी countries को permanent members बनना है. They want to expand the permanent members. And इसमें इंडिया भी शामिल है. सो इंडिया ने और कुछ ग्रुप्स में या एक बनाया है, कुछ कंट्रीज ने बनाया है G4, ग्रुप ऑफ 4. कौन है ये ग्रुप ऑफ 4 में? बिग जी. ओके, बिग जे. व्हाट इज बिग जे? ब्राजील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान. तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है दैट वांट्स रिफॉर्म्स in the United Nations Security Council. They want to join the permanent members because अभी जो ग्रुप है, it is you can say अभी जो countries है, अभी जो world है, it is a multipolar world, right? Now these 5 countries are getting some special advantage, so इसको हमको expand करना है, and that is we see these 4 countries are also fighting for it. तो अभी एक document जरूर आया है, but we will see more what are the new developments that will be coming in the near future. So this is with regard to the United Nations Security Council and the coming reforms. So the next article is with regard to the CAG, the Comptroller and Auditor General. So here we see कि context क्या है. यहाँ पे 16th Assembly of the Asian Organization of Supreme Audit Institution, ये असेंबली जो है न्यू दिल्ली में हुआ था. सो ये इनॉग्रेट किया गया था हमारे प्रेसिडेंट ने. प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू और हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी मुर्मू है, जो है गिरीश चंद्र मुर्मू. सो दोनों मुर्मू यहाँ पे है. सो एक प्रेसिडेंट, दूसरा कैग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस बॉडी ऑफ द कैग. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र हुआ है आर्टिकल 148 में. सो अगेन यू शुड रिमेंबर दिस आर्टिकल. एंड कौन अपॉइंट करता है कैग को? कैग को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ अ कैग? द रोल ऑफ अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज टू ऑडिट द रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, audit the accounts of the government and also of the PSUs, यानी public sector undertakings. ये चेक करता है not only of the center, also of the state. जैसे आपका contingency funds होते हैं, consolidated fund होता है, public account होता है, right? So ये center और state government का accounts check करते हैं, audit करते हैं, ये इनके powers हैं, and they have to publish these reports. They have to provide these reports back to the president, who puts them in the parliament, okay, in the floor of the parliament. ये उनको रखता है. So therefore here you see they are accountable to the parliament. उनको ये बताना पड़ता है, जो भी reports है they have to give it to the parliament. तो इनका जो term होता है कैग का, it is 6 years और up to 65 years. Okay, so remember this is the term. Can you tell me कौन से दूसरी बॉडी है जिसका यही टर्म है 665? Use the chat box and tell me which is the other term जो यही term है 665. You're going to tell me in the chat box. Next question. Okay, next is with regard to removal. कौन इनको remove कर सकता है? The removal is by the president. The president removes the same ground on the same manner as you remove a judge of the Supreme Court. Right? So again, election commission से कुछ related आपको यहाँ पे दिखेगा, chief election commissioner से related. Yes. Apart from that, salary कौन डिटरमाइन करती है? पार्लियामेंट बाय लॉ. तो इन्होंने एक लॉ बनाया है, कैग्स ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज. ये कब आया था? एक्ट 1971 में. सो दिस टॉक्स अबाउट जो ड्यूटीज होती है कैग के, उनके कंडीशंस क्या होते हैं, पावर्स क्या होंगे, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस 1971 एक्ट. Now, if you talk about the origin of the office, ये ऑफिस आया था 1858 में.
नाउ यू रिमेंबर 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर है, जो रूल है, ये खत्म हो जाता है एंड देन यू हैव द पावर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. कौन से एक्ट के थ्रू? गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ 1858, राइट, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. इट्स द सेम. तो इसी एक्ट के थ्रू इन्होंने एक पर्सन, एक ऑफिस बनाया जो अकाउंट्स देखता था विद रिगार्ड टू द गवर्नमेंट. सो दिस वाज मेड एंड द फर्स्ट ऑडिटर जनरल 1860 में आया ये, जिसका नाम है सर एडवर्ड ड्रूमॉन्ड. सर एडवर्ड ड्रूमॉन्ड. बट अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, कैग दैट बिकेम एन इंपॉर्टेंट ऑफिस, यहां पे इंडिया का कैग है वी नरहरि राव. वी नरहरि राव. Okay, and you'll be surprised that there has not been any female CAG. Deputies bani hai but not females. Okay, so remember this fact. So this is with regard to presently kaun hai abhi? Girish Chandra Murmu, and with regard to this we have looked at कि कैसे transparency हमको बढ़ाना चाहिए and how this office is so important to bring about trust of the government. So this is with regard to your CAG, and let's proceed to the next article. तो अगला आर्टिकल है वीनस के मिशन के बारे में. बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम समझेंगे इस आर्टिकल के थ्रू. सो इसरो ने डिसाइड किया है कि हम एक मिशन करेंगे टू द प्लैनेट वीनस. इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड प्लैनेटरी मिशन. पहला प्लैनेटरी मिशन, हैव यू एवर गॉन टू एनी अदर प्लैनेट? ऑफ कोर्स वी हैव, दैट इज मार्स, राइट. इसको हम मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं, MOM, या मंगलयान मिशन, राइट. तो अगर हम वीनस में जा रहे हैं, दिस विल बी द सेकेंड मिशन, सेकेंड प्लैनेट मिशन. इसको हम कहते हैं शुक्रयान. ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द मिशन, शुक्रयान. सो यहां पे मंगलयान हम कौन से साल गए थे? 2013. ओके, एंड शुक्रयान हम प्लान कर रहे हैं कि मार्च 2028 में हम इस मिशन को करें. 2028. ओके, सो दैट इज द ईयर दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट वीनस. व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? व्हाई इज दिस मिशन इंपॉर्टेंट? अभी शुक्रयान को और एक नाम दिया है वीनस ऑर्बिटर मिशन. ठीक है, वीनस ऑर्बिटर मिशन जो 2028 में होगा. एंड वीनस के लिए ये इंपॉर्टेंट मिशन होगा. वी आर गोइंग टू बी ऑर्बिटिंग अराउंड दिस प्लैनेट वीनस. वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ्स ट्विन, जुड़वा बाई. व्हाई? बिकॉज उसका जो साइज है, उसका जो मास है, उसका जो डेंसिटी है, इट इज वेरी सिमिलर टू अर्थ. That is why it's called as Earth's twin. And on the other hand, there are many other differences between Earth and the Venus. Let's understand. Firstly, it is called as the hottest planet of the Earth. Can you tell me which is the coldest planet of the solar system? Venus is the hottest planet of the solar system. Can you tell me what is the coldest planet of the solar system? Use the chat box and tell me the answer. Now, then other reason is the atmospheric pressure. यहाँ पे सबसे high होता है. The pressure is very very high, 93 times thicker होता है इनका atmosphere as compared to the Earth. The other difference between Earth and Venus is that it is very dense, 96.5% dense region, mainly carbon dioxide से through होता है. So 96% is with regard to carbon dioxide, 3% कुछ nitrogen होता है. So here you also find sulfuric acid rains यहाँ पे बहुत common होते हैं. So this is what with regard to the atmosphere and with regard to the composition कैसे ये अलग है. Next reason, the fourth reason is the rotation. तो Venus बहुत slowly से अपने axis में rotate करता है and it is said कि एक rotation जो है 243 Earth days का होता है. Okay, so एक rotation of the Venus is about 243 Earth days. So again, this is a fact. So even though we are called the twin planet, it's called the Earth's twin planet, there are different features of this. So क्या ये पहली बार कोई country Venus पे जा रहा है? Of course, the answer is no. So which is the first country to actually go to Venus? That is Soviet Union. ठीक है, सोवियत यूनियन
उनका मिशन था वेनेरा। ओके, सो दिस वाज विद रिगार्ड टू 1961। बहुत सारे मिशंस उन्होंने कंडक्ट किए हैं। सो हियर यू कैन रिमेंबर वेनेरा एंड वी हैव पायनियर। ओके, पायनियर वीनस, दिस इज द mission that was taken by USA. So we have Venus, we have Soviet Union, you have USA, you have Japan. बहुत सारे मिशंस यहाँ पे उन्होंने किया है। In fact, USA also plans to do more missions, जैसे कि डा विंची। So यहाँ पे दिया गया है आपके आर्टिकल में डा विंची एंड वेरिटास। So I can write this for you, डा विंची एंड वेरिटास। ये दो मिशंस यूएसए प्लान कर रहा है, यूएसए की नासा प्लान कर रही है इन द अपकमिंग इयर्स 2029 एंड 2031। एंड यूरोपियन एजेंसी जो है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये ट्राई कर रही है एनविजन। उनका मिशन का नाम है एनविजन। सो दे कैन आस्क यू कौन से मिशंस कौन सी कंट्री कर रही है, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ द मिशंस दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट वी आर डूइंग दिस mission with regard to the Venus? इससे हमको पता चलेगा about this planet. We will understand about the surface of the Venus. We will understand about the atmosphere of the Venus. उसका geological composition हमको पता चलेगा. We'll be able to compare about various other things. So yes, this is an important mission to showcase even ISRO's capabilities, right? Apart from that, अगर हम देखें ISRO का जो mission है शुक्रयान, it's going to be using GSLV Mark II, ठीक है। 2500 kg का ये रॉकेट है। इट इज सेड कि 100 kgs का पेलोड्स और सब इसमें यूज होगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग मिशन दैट इज गोइंग टू बी अपकमिंग। नाउ अ क्वेश्चन टू यू इज, ये तो हमने शुक्रयान के बारे में डिस्कस किया है, मंगलयान मिशन या मार्स ऑर्बिटर मिशन कौन से लॉन्च व्हीकल यूज किया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। सो दैट इज मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान मिशन, कौन से यहाँ पे उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया, स्पेस जो लॉन्च व्हीकल है कौन सा लॉन्च व्हीकल था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो दीज आर विद रिगार्ड टू दिस। ऑफ कोर्स देयर आर चैलेंजेस, इट इज नॉट कमिंग इजी, क्योंकि हमने देखा है कि इतना ये हॉटेस्ट टेम्परेचर है, ये लेड को मेल्ट कर सकता है, राइट। सो विद रिगार्ड टू द हॉटेस्ट, बीइंग द हॉटेस्ट प्लैनेट, ऑल्सो विद रिगार्ड टू एटमॉस्फेयर, यहाँ पे यू नो सल्फ्यूरिक एसिड रेन्स होते हैं। सो दिस मिशन इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, देयर आर गोइंग टू बी मेनी चैलेंजेस, बट लेट्स सी हाउ इसरो इज गोइंग टू प्लान दिस। एंड इट इज सेड कि 19 मंथ्स के बाद अर्थ और वीनस का जो डिस्टेंस है इट बिकम्स वेरी वेरी शॉर्ट। So that is why they had to delay it. In fact, पहले ये mission 24 में था, right? Now it has been delayed. But let's see if that mission really happens in 2028. So this is with regard to Venus Shukriyan mission. Let's proceed to the next article, and this is with regard to the fact-checking unit. तो अभी देखते हैं ये you know body के बारे में what exactly is the whole context. So before understanding the context, let's understand the article कि अभी क्या हुआ है. So firstly, there is something called as the IT rules. Okay, ये IT rules दिए गए थे 2023 में, इसको अमेंड किया था. IT rules किसने दिए हैं? मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी. तो इन्होंने एक गाइडलाइंस दिया है कि जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है इसके पास पावर्स होंगी टू आइडेंटिफाई एनीथिंग दैट इज फॉल्स, एनीथिंग दैट इज फेक, या कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, ओके, जो ऑनलाइन है, कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है गवर्नमेंट के बारे में या उसके एस्टैब्लिशमेंट्स के बारे में, दे कैन आइडेंटिफाई एंड दे कैन टेल जो भी इंटरमीडियरीज है, लाइक सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, फॉर एग्जाम्पल आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, दे कैन टेल देम टू टेक इट डाउन, फ्लैग इट डाउन, ठीक है, उनको लेके आना होगा, दे नीड टू टेक इट डाउन. सो ये उन्होंने कहा कि आपको करना पड़ेगा. सो इसमें दो जजेस हैं, ओके, जज है एक पटेल और एक जज है जीएस पटेल और दूसरा है जज नीला घोकले. सो जो पटेल जज है, ओके, जज पटेल एंड जज घोकले. सो यहां पे फ्रीडम फाइटर्स के यहाँ पे सरनेम है, तो आपको याद रखेगा. पटेल जज ने कहा कि ये
हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है, इट्स वायलेशन ऑफ आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट प्रमोट्स सेंसरशिप, है ना। हमारा जो आर्टिकल 19 है, बिकॉज योर जो भी कंटेंट हम गवर्नमेंट के खिलाफ बताएंगे आप ये निकालोगे, राइट। सो दैट इज व्हाट वाज जज पटेल सेड। अनदर जज दैट इज गोखले, इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही किया है गवर्नमेंट ने, देयर इज नो रॉन्ग विद दैट कि आप कोई भी मिसलीडिंग फेक है ये फैक्ट चेकिंग यूनिट फ्लैग कर से आइडेंटिफाई कर से उसको निकाल सकती है, बोल सकती है निकालने को। बिकॉज अगर उन्होंने नहीं निकाला, इफ दीज इंटरमीडियरीज डोंट रिमूव, दे विल बी टेकिंग देयर सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। व्हाट इज दिस सेफ हार्बर प्रोटेक्शन? यहाँ पे दिया गया है एक लीगल इम्यूनिटी होती है, ठीक है, दैट इज अगेंस्ट एनी कंटेंट जो वो डालते हैं, सो दे गेट सम प्रोटेक्शन। सो आपको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा इफ यू डोंट रिमूव इट, ठीक है, बिकॉज जो इंटरमीडिएट जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मेनी पीपल यूज इट, राइट। सो इफ यू डोंट remove or flag off or take the content down, we can fight against you, right? We can fight against these intermediaries. तो ये उन्होंने कहा। सो गोखले कहते हैं ये तो बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ऐसा एक स्टेप उठा रही है, बिकॉज जो भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचना है ना। सो गवर्नमेंट विल बी द बेस्ट जज इन टेलिंग व्हाट इज एक्यूरेट, व्हाट इज नॉट, राइट, या मिस इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं होना चाहिए, राइट। सो इसीलिए गोखले जज ने कहा नहीं, ये जो अमेंडमेंट है बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे एक जज ने ये कहा, दूसरे जज ने वो कहा। सो व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ इट? तो आया तीसरा जज। तीसरा जज यहाँ पे है अतुल चंदुरकर। तो चंदुरकर जो है, इन्होंने कहा जो पटेल ने कहा, ठीक है। सो व्हाट ही सेड कि यस, फर्स्टली जो आप फेक कह रहे हो, मिसलीडिंग कह रहे हो, फॉल्स कह रहे हो, राइट, हु डिफाइंस दिस, या व्हाट इज दिस टर्म्स जो है कि बहुत वेग है, ये बहुत ही एम्बिगुअस है, इसका डेफिनेशन क्या है? सो आप कुछ भी कल आपको लगेगा आप निकालोगे, you'll tell any information about the government, you will remove it based on कि ये फेक है या मिसलीडिंग है, राइट। मिसलीडिंग का मतलब क्या होता है? सो दैट इज वाई ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि ये टर्म्स को डिफाइन नहीं किया गया, ये एम्बिगुअस है। सो दैट इज द रीजन वाई वी कैन नॉट टेक डाउन और वायलेट द आर्टिकल 19 क्लॉज 2, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। सो यहाँ पे क्लैरिटी लैक करती है ये अमेंडमेंट के थ्रू, एंड दैट इज व्हाई ही सपोर्टेड पटेल इन दिस रिगार्ड, एंड देयरफॉर सितंबर 20 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है ये जो अमेंडमेंट रूल, जहां पे कहता है कि फैक्ट चेकिंग यूनिट के बारे में, राइट। सो दिस वाज कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड विद रिगार्ड टू द कोर्ट। सो ये पूरा आर्टिकल जो यहाँ पे बताया है, आई हैव एब्सोल्युटली ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। ऑफ कोर्स इसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं आते हैं विद रिगार्ड टू फैक्ट्स, बट हाउएवर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस बॉडी एंड व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन सो फार। सो दिस इज विद रिगार्ड टू दिस आर्टिकल। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज विद रिगार्ड टू अनदर आर्टिकल गिवन इन द हिंदू विद रिगार्ड टू रिट्रैक्शंस। रिट्रैक्शंस होते क्या हैं? तो एक साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट अपने पेपर्स पब्लिश करता है, लेकिन अगर वो पेपर में कुछ फ्लॉज होते हैं या अगर उसमें एरर्स होते हैं तो ये पेपर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द एकेडमिक लिटरेचर। इसको कहते हैं रिट्रैक्शन। सो एनी लिटरेचर, एनी पीस ऑफ वर्क कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द साइंटिफिक लिटरेचर व्हेन इट इज रिट्रैक्टेड। तो अभी ये केस क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ डेटाबेस कॉल्ड एज अ रिट्रैक्शन वॉच डेटाबेस, एक साइंटिस्ट था लखनऊ का, इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, जिसके 45 रिट्रैक्शंस हुए हैं, और एक यूनिवर्सिटीज, कोलकाता यूनिवर्सिटी से 300 पेपर्स रिट्रैक्ट हुए हैं। सो काफी हाई है रिट्रैक्शंस, एंड रिट्रैक्शंस का मतलब है कि ईदर दे आर फ्लॉड। ओके, सो रिट्रैक्शंस का मतलब क्यों इसको निकाला जा रहा है? फर्स्ट थिंग, इट कुड बी दैट इट इज कुछ उन्होंने ऑनेस्ट एक मिस्टेक किया, एक अजम्पशन किया जो गलत है, इसलिए निकाला गया। तो एक कैन बी ऑनेस्ट मिस्टेक, फ्लॉज है कुछ। सेकेंड, इट कुड बी फ्रॉड, डेलिबरेटली उन्होंने बस कुछ पास किया है, लिखा है पेपर, ओके, सही है गलत है वापस चेक एविडेंटली नहीं किया है, बस दे दिया है, तो फ्रॉड हुआ है।
या थर्ड प्लेजरिज्म, ओके, दूसरों का कॉपी करके उन्होंने सेंड किया है, दैट इज ऑल्सो अ क्राइम। तो ये 3 चीजें की वजह से कोई पेपर रिट्रैक्ट होता है। तो ये है ये आर्टिकल के बारे में। नाउ व्हाई डू यू थिंक रिट्रैक्शंस हो रहे हैं? एंड दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया, ये बाहर भी होता है। जैसे कि हार्वर्ड में हुआ है 80, जॉन डार्सी 80 सच रिट्रैक्शंस उनके हुए हैं। देन नोबेल लॉरिएट्स के भी हुए हैं, ऐसे आम आदमी के नहीं, नोबेल लॉरिएट्स के भी हुए हैं, जैसे कि ग्रेग सेमेंजा। सो इनके भी यहाँ पे नोबेल प्राइज विनर है 2019 मेडिसिन में, उनको मिला है। सो ही हैज मेनली 12 रिट्रैक्शंस। सो दे कैन बी फॉर वेरियस रीजंस, बट व्हाई डू यू थिंक इतने ज्यादा हो रहे हैं? सो कोविड के टाइम पे बहुत पब्लिकेशंस हुए हैं, एंड कोविड के बाद a lot of checks have happened where they have found that many flaws had done, many frauds also had happened. So here, why do they do these frauds? Why do they do plagiarism? Why do they publish these data that is not evident, okay, or scientifically proven? It is because उनको accreditations चाहिए, उनको awards चाहिए, उनको recognition चाहिए. So that is the reason why they say that many of them have been able to putting a lot of 10,000 papers को retract करना पड़ा 2023 में कोविड के बाद. So this is the reason why people are publishing, scientists are publishing. On the other hand, ये करना अच्छा नहीं है, because this will reduce the kind of faith that we have in these scientific papers, जो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो false content है, अगर कोई लोग देखते हैं, it's going to of course reduce the authenticity, it's going to reduce the marvels of the science and the field, and therefore this should not be done. तो ये है retraction. Okay, there's one more aspect called retraction index. Retraction index यहाँ पे mention किया है, तो आप ये भी समझो. Retraction index is basically कितने retractions हुए हैं, कितने papers निकाले गए हैं, retractions upon total number of published papers. Total number of published papers into 1000. ठीक है, तो ये है retraction index. तो यहाँ पे एक टर्म है, तो बस यहाँ पे हमने समझा है. Let's understand the next article. Now, हमारा जो गवर्नमेंट है लॉन्च करने वाला है soon a new project on urban poverty alleviation. So poverty कम करने के लिए नया स्कीम है. स्कीम के बारे में यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, स्कीम का नाम कुछ भी बताया नहीं है. So it's a very general article कि ये October 1st से स्टार्ट होगा. So soon we are going to know about it, but अभी तक यहाँ पे कुछ डिटेल्स आए नहीं है. 25 cities में होगा, and this is going to be mainly targeting the vulnerable sections, जैसे कि gig workers हैं, domestic workers हैं, transportation workers हैं, construction workers हैं, उनके लिए ये कुछ स्कीम आएगा. और ये स्कीम क्या करेगा? How will it benefit them? It is going to give them some financial assistance, कुछ सोशल प्रोटेक्शन देगा. इट विल गिव देम इजी एक्सेस टू लोन्स, क्रेडिट्स, राइट, सो MSMEs एंड सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प देम. नाउ वी विल गोइंग टू सून October 1st में हमको पता चलेगा व्हाट इज दिस स्कीम अबाउट, बट दिस स्कीम इज गोइंग टू कम. सो ये बस हमने एक आइडिया दिया है इस आर्टिकल में, बस इतना ही कहा है. सो अगर हम देखें पॉवर्टी के बारे में, पॉवर्टी कम्स अंडर विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. दिस इज गोल नंबर 1, नो पॉवर्टी. ठीक है, सो दिस इज विद रिगार्ड टू दिस आर्टिकल, एंड वी आर डन विद टुडेज आर्टिकल. बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स थे, शॉर्ट आर्टिकल्स थे, बट इट वाज अ फन डिस्कशन. लेट्स नाउ गो एंड चेक द क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ पे वी आर गोइंग टू बी सीइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दैट आई हैव फॉर यू, जो अगले वीडियो में होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.